हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल का चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस चैप्टर का अर्थ समझिए कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का क्या अर्थ है। देखिए, समकालीन विश्व में आप जानते हैं कि शीत युद्ध के का दौर, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। और अमेरिकी वर्चस्व का अर्थ है कि अमेरिका का दबदबा, यानी कि उसकी दादागिरी। शीत युद्ध के बाद आप जानते हैं कि दो ध्रुव थे, दो ध्रुव में से एक का अंत हो गया, तो अब अमेरिका का वर्चस्व है, यानी कि उसका दबदबा है पूरी दुनिया में। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले आप देखिए, इसका इंट्रोडक्शन देखिए। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा और दुनिया में उसकी टक्कर का कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचा था, यानी कि कोई सामना करने वाला नहीं बचा था। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर आक्रमण तक घटनाओं का एक सिलसिला है। ये पूरा जो सिलसिला है वो पहले खाड़ी युद्ध से लेकर और अमेरिका का जो नेतृत्व है, यानी कि उसमें जो इराक पर आक्रमण किया था, उन सब का एक ही सिलसिला बताता है इस अध्याय में हमें। यहाँ से सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। सोवियत संघ के अचानक विघटन ने प्रत्येक को आश्चर्य में डाल दिया था। यानी कि जब सोवियत संघ टूट चुका था तो सभी के मन में ये सवाल था कि आखिर इसका अंत इतनी जल्दी कैसे हो गया और ये कैसे टूटा। सब अमेरिका पर आरोप लगा रहे थे कि अमेरिका ने ही इसे मिटाया। दो महाशक्तियों में अब एक का नामो निशान मिट चुका था, यानी कि दो में से अब एक ही महाशक्ति बच चुकी थी जिसका दबदबा था। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया और बहुत तेज़ी से उस पर अपना कब्जा जमा लिया। यानी कि जब शीत युद्ध ख़त्म हो गया था तो फिर इराक और कुवैत का युद्ध हो गया था। 1990 की बात है जब इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया था और उस पर कब्जा भी जमा लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। ये नाम है आपको याद रखना है। कौन थे? जॉर्ज बुश, जिन्होंने कहा था कि ये तो नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा है। यानी कि अब एक का मतलब दोनों शक्तियों में से एक का अंत हो चुका है और अब यानी कि मैं तो ये अमेरिका ये सोचता था कि अब किसी का भी मतलब कोई भी अब महाशक्ति नहीं है, कोई भी युद्ध भी नहीं होगा और मेरा दबदबा बना रहेगा। लेकिन जब इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया तो अमेरिका इससे आश्चर्यचकित हुआ और अब आगे देखते हैं। 34 देशों की मिली जुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के खिलाफ मोर्चा खोला और उसे परास्त किया। 34 देशों की मिली जुली, जब इराक ने उस पर कुवैत पर हमला बोल दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया तो जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसे बहुत बुरा लगा। उसने ये आदेश दे दिया कि अपने बल का प्रयोग करो और उसको इराक को छुटाओ। तो फिर 34 देशों ने मिलकर अपनी सेना भेजी, जिसमें से 75% सैनिक अमेरिका के थे और केवल 25% सैनिक बाकी 33 देशों से थे। 34 देशों की इस मिलीजुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के थे, मैंने आपको बता दिया है। इस युद्ध की टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज की गई और यह एक वीडियो गेम वार में परिवर्तित हो गया। यानी कि टेलीविज़न पर इसे खूब दिखाया गया कि अमेरिका की ताकत को, अमेरिका खुद अपनी ताकत दुनिया को दिखाना चाहता था, इसलिए इसे टेलीविज़न पर लाइव चलाया गया। यह बात अविश्वसनीय लगती है कि अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। क्यों कमाया ये देखिए आप। सबसे पहले ये लाइन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने जितनी रकम इस लड़ाई पर खर्च की उससे कई अधिक रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से प्राप्त थी। क्यों ही? क्योंकि वो इन देशों को हथियार दिया था उन्होंने। जब ये 34 देशों की सेना शामिल हुई तो इसमें से ये देश भी शामिल थे और इन देशों ने हथियार कहाँ से लिए? अमेरिका के पास, यूएसए से। तो अमेरिका को इनसे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि अमेरिका ने हथियार बेचे और उससे जो पैसा कमाया वो उससे उसका मुनाफा हुआ।
क्लिंटन का दो देखिए, अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति जिन्होंने अमेरिका की भलाई के बारे में सोचा। केवल वो अमेरिका की जो व्यापार थे उसे बढ़ाना चाहते थे आगे, प्रकृति के बारे में सोचते थे, ना कि जो बाकी बाकी देशों से युद्ध लड़ना। अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए बाकी अपने को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, दूसरे देशों से युद्ध करना चाहते थे, लेकिन एक पहले ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने केवल अमेरिका की भलाई के बारे में सोचा। 1992 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए और प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बाद जॉर्ज बुश डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन से चुनाव हार गए। जब जो जॉर्ज बुश थे वो प्रथम खाड़ी युद्ध जनता ने देखा, क्योंकि टेलीविज़न पे वो देख रही जनता कि प्रथम खाड़ी युद्ध में कैसे अमेरिका ने कितना सहयोग दिया। तो उसके बाद से जब डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन ने ये चुनाव लड़ा तो जॉर्ज बुश उनसे हार गए। विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति तथा सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति के स्थान पर लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसी नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने केवल अपने देश को आगे बढ़ाने में ध्यान दिया, यानी कि उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहा, जलवायु परिवर्तन को रोकना चाहा, ग्लोबल वार्मिंग जैसे चीज़ों पर मतलब जैसी चीज़ों पर ध्यान दिया, विश्व व्यापार को बढ़ाना चाहा, अपनी नई नई कंपनियां बनानी चाहिए और ऐसे मुद्दों पर ध्यान दिया उन्होंने जिनकी सख्त ज़रूरत थी। लेकिन उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को और युद्ध करना ऐसी चीज़ों पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब देखिए 9 और 11 की घटना, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 9/11 की घटना एक ऐसी घटना थी जिससे पूरे अमेरिका को चौंका दिया, यानी पूरे अमेरिका को नहीं पूरे विश्व को चौंका दिया। 11 सितंबर 2001 की बात है। 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों को अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि 9 सितंबर 2001 के दिन 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका की 4 विमान अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही विमान अमेरिका की उड़ान भरे तो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका ने ये नहीं सोचा था कि कोई उसके विमानों को कब्जे में लेगा, और अमेरिका इससे बहुत डर गया था और बहुत ही उसने सख्त कानून चलाया आगे। इस आक्रमण में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए अमेरिकियों, क्योंकि सारे विमानों को उन्होंने टकरा दिया अलग अलग जगह ले जाकर। इस कारण उनमें से बहुत से जो जनता थे वो मारी गई। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था, क्योंकि अमेरिका सोचता था कि अब मैं इस महाशक्ति के रूप में हूँ और कोई भी मुझ पर आक्रमण करने की तो सोच ही नहीं सकता। लेकिन जब ये आक्रमण हुआ तो अमेरिका इससे आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने इसकी तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की। ऐसी ही घटना 2 बार और घटित हो चुकी थी। आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध के अंग के तौर पर अमेरिका ने ऑपरेशन एंडरिंग फ्रीडम चलाया। इसका अर्थ क्या था कि अमेरिका ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां कर दी। अमेरिका ने आदेश दे दिया कि जाओ, जहाँ भी तुम्हें शक हो, जिस इंसान पर भी शक हो, जिस भी देश में वो इंसान छुपा हो, उस देश से उसको गिरफ्तार करके ले आओ। या ऐसी शक्ति सिर्फ अमेरिका के पास थी। अगर मान लो भारत ऐसा कर सकता, भारत ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका जैसी महाशक्ति ऐसा कर सकती है। अगर भारत में ऐसा मान लो भारत में ऐसी घटना हो जाती, क्या भारत ऐसा आदेश दे सकता कि जाओ अमेरिका में जाओ और अमेरिका, रूस, चाइना जैसे बड़े देशों में जाओ और जो भी ऐसे लोग हैं जिन पर तुम्हें शक है उन्हें गिरफ्तार करके लाओ? भारत ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अमेरिका महाशक्ति थी, उसके पास पावर थी। उसने यूएनए की बात भी नहीं मानी और गिरफ्तारियां चला दी पूरे विश्व में। अमेरिकी सेना ने समूचे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को भी जानकारी नहीं दी गई। उनकी सरकार को तो पता ही नहीं लगा कि कौन किसको गिरफ्तार कर रहा है, और यहाँ तक कि उनकी यूएनओ के अधिकारियों को भी उन्हें मिलने नहीं दिया गया। अब देखिए इराक पर आक्रमण। 2003
के 19 मार्च को, अब सबसे पहले ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि इसे 9 और 11 की घटना क्यों कहा जाता है। तो देखिए, अगर ये घटना हमारे भारत में हुई होती तो इसके कैसे लिखा जाता, इसे 11/9 की घटना कहा जाता, ना कि 9/11 की। क्यों? क्योंकि ये घटना हुई थी 11 सितंबर 2001 को। 11 सितंबर मतलब 11 तारीख को, और सितंबर का मतलब है 9वां महीना, यानी कि 9 को। तो हमारे भारत में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब ये अमेरिका की बात है तो अमेरिका में वहाँ पर सबसे पहले मंथ लिखा जाता है और फिर डेट लिखा जाता है, इसलिए इसे 9 और 11 की घटना कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, इराक पर आक्रमण। 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कोड नाम से इराक पर आक्रमण किया, यानी कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन से, इराकी फ्रीडम के कोड नाम से, इराक पर आक्रमण कर दिया। जब यूएनओ ने पूछा कि तुमने अचानक इराक पर आक्रमण कैसे किया, तो अमेरिका ने जवाब दिया कि वहाँ पर सैन्य हथियारों की खुफिया जानकारी चल रही है, यानी कि वहाँ पर ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं, परमाणु संपन्न हथियार, जिससे दुनिया को खतरा है। और अमेरिका ने ये कहा कि हम उन हथियारों को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, और उस पर आक्रमण बोल दिया। लेकिन जब यूएनओ की फोर्स ने वहाँ पर जांच की तो वहाँ पर कोई ऐसा हथियार नहीं पाया गया। हमले का कारण था कि इराक के तेल पर कब्जा करना, इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार बनाना। अब हमले का कारण तो ये था, लेकिन अमेरिका ने कुछ और ही बताया, जिससे कि दुनिया को ये लगे कि हाँ, दुनिया को ये लगे कि अमेरिका सही कह रहा है। लेकिन जब वहाँ पर जांच हुई तो अमेरिका वहाँ पर गलत पाया गया। अब देखिए क्या होता है वर्चस्व का अर्थ। वर्चस्व का अर्थ मैंने बताया है दबदबा या दादागिरी। अमेरिका की पूरे विश्व में दादागिरी थी, इसे ही वर्चस्व का नाम दिया गया। राजनीतिक एक ऐसी कथा है जो ताकत के आसपास घूमती है। किसी भी आम व्यक्ति, देखिए राजनीति में जिसके पास जितनी पावर होगी उसे ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। किसी भी आम व्यक्ति की तरह प्रत्येक समूह भी ताकत पाना तथा बरकरार रखना चाहता था, यानी कि हर आदमी चाहता है कि वो उससे ज़्यादा ताकतवर, वो मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। राजनीति में ये होड़ चलती रहती है कि जैसे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी में होड़ चलती रहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर बनूँ, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर बनूँ। यह शक्ति सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे तथा सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होती थी। यह शक्ति तीनों के रूप में हो सकती थी, सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक रुतबे तथा सांस्कृतिक बढ़त के कारण भी हो सकती है। और अमेरिका में ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो ज़्यादा शक्तिशाली है। अमेरिका की वर्तमान शक्ति की रीढ़ उसकी बड़ी चली सैन्य ताकत कहा जाता है। अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो अमेरिका के पास सबसे बड़ी सेना है और सबसे ताकतवर सेना है। जितने 12 शक्तिशाली देश अपने देशों पर खर्च करते हैं, वो अकेला अमेरिका इतना बजट खर्च करता है अपने सैन्य ताकत पर। अमेरिका से नीचे के कुल 12 शक्तिशाली देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उतना अमेरिका अकेला करता है। यानी कि अगर भारत पूरे 20 साल में इतना खर्च नहीं करता जितना अमेरिका एक साल में खर्च कर देता है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के विषय में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना असंभव है। यानी कि टेक्नोलॉजी में अमेरिका सबसे आगे है, सैन्य ताकत में सबसे आगे है, इकोनॉमी में सबसे आगे है, तो शक्तिशाली होगा ही ना। दुनिया की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी 28% है। देखिए अब कितने आगे हैं। भारत की केवल 3 या 4% है, लेकिन अमेरिका की 28% है। अमेरिका की ढांचागत शक्ति का एक मानव उदाहरण MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अकादमिक डिग्री है। अब आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है कि MBA का मतलब तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन आपको ये बताना है कि इससे कौन सी जॉब की जाती है और ये किस जॉब की डिग्री है। अब देखिए, ये डिग्री करने के लिए हमारे जो भारत के लोग हैं वो भी अमेरिका जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका ने इसका बहुत बड़ी कॉलेजें खोल रखी है, जिससे उसकी कमाई भी ज़्यादा होती है। ये डिग्री में आप 40 से 50 लाख लग जाते हैं, जो कि
प्रति स्टूडेंट पर। तो देखिए अमेरिका कितना कमाता है इससे। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। अब यहाँ से देखिए कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। अब तक हमने अमेरिका की शक्तियों के बारे में पढ़ा, अब उसकी कमजोरी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कमजोरियाँ हैं जिसके कारण वो उसकी शक्ति में अवरोध पैदा हो सकता है। इतिहास गवाह है कि साम्राज्यों का पतन उसकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है, कि ये तो हो नहीं सकता कि जो जितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है उसकी कोई भी कमजोरी नहीं रहेंगी। जो जितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है उसकी उतनी ही बड़ी कमजोरी छिपी हुई होती है। अमेरिकी शक्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले 3 कारक हैं। अब देखिए ध्यान से 3 कारक कौन सा है, मैं एक एक करके आपको आसानी से बताता हूँ। आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये पेपर में ज़रूर पूछा जा सकता है कि अमेरिका की शक्ति में अवरोध पैदा करने वाले 3 कारक कौन से हैं। सबसे पहले देखिए, अमेरिका की संस्थागत बुनावट है। यहाँ शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का विभाजन है तथा यही बुनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य ताकत के बेलगाम इस्तेमाल पर नियंत्रण करने का काम करती है। अब देखिए भारत में क्या है, भारत में जो शासन है वो 3 चरणों में बटा हुआ है, यानी कि 3 शासन करने के 3 रास्ते हैं। जैसे एक तो कार्यपालिका, एक व्यवस्थिका और एक विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों है। ऐसे ही अमेरिका में भी ये तीन अंग है शासन करने की, ये ऐसे ही 3 अंग है। उनके नाम कुछ और होंगे, वो आपको कमेंट में बता रहे हैं कि उन 3 अंगों के नाम क्या है। तो ये तीनों अंग की शक्तियों पर, अमेरिका की शक्तियों पर रोक लगाते हैं। अगर कार्यपालिका कुछ ऐसा काम करती है जो कि न्यायपालिका को पसंद नहीं आता तो उन पर न्यायपालिका उस पर रोक लगा सकती है। अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहाँ के जनमत को एक विशेष दिशा में मोड़ने का भले ही प्रयास करे, परंतु अमेरिका शासन के तरीके और उद्देश्यों को लेकर गहरे शक का भाव भरा है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर नियंत्रण रखने में यह बहुत बड़ी कारगर भूमिका निभाती। अब दूसरा कारण क्या है कि वहाँ की मीडिया, वहाँ की जो अमेरिका भले ही युद्ध लड़ना चाहता है लेकिन अमेरिका की सरकार युद्ध लड़ना चाहती है, वहाँ की जनता थोड़ी ना। वहाँ की जनता को जब ऐसी सूचना मिलती है कि युद्ध में बहुत खून खराबा हुआ है और बहुत से लोग मारे गए हैं तो वहाँ की जनता भड़क जाती है, और ये सब काम कौन करता है, वहाँ की मीडिया, जनसंचार का माध्यम। तो दूसरी शक्ति मीडिया है। तीसरा देखिए वीटो पावर, वो नाटो। अमेरिका पर प्रतिबंध लगाने वाली तीसरी शक्ति नाटो है। आप जानते हैं कि नाटो में कितने देश शामिल है, आपको बताना है कि वर्तमान में नाटो में कितने देश शामिल है। तीसरी शक्ति नाटो है, क्योंकि अगर अमेरिका कोई ऐसा काम करे जो नाटो को बिल्कुल ही पसंद ना हो, नाटो से बिल्कुल ही अनजान हो और नाटो को ये लगे कि ये गलत किया है अमेरिका ने, तो उस पर नाटो प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका से भारत के संबंध। अब देखिए अमेरिका से भारत की क्या संबंध है। पिछले चैप्टर में हमने रूस और भारत के संबंध देखे थे, अब अमेरिका और भारत के संबंध देखते हैं। शीत युद्ध के सालों में भारत अमेरिकी गुट के खिलाफ खड़ा था, यानी कि जब शीत युद्ध हो रहा था तब तो भारत अमेरिका के खिलाफ था। इन वर्षों में भारत की नज़दीकी दोस्ती सोवियत संघ से थी। पहले हमारी दोस्ती रूस से थी। हमारी दोस्ती तो गहरी 2000 के बाद हुई, यानी कि सन 2000 के बाद हुई। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% भाग अमेरिका को निर्यात किया जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर भारत से अमेरिका को भेजा जाता है, वो भी 65%। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों को अमेरिका में बसे भारतीयों ने शुरू किया है। अब देखिए 15% कंपनियां, अगर वही कंपनियां अगर आज भारत में होती तो भारत कितना आगे होता। अब देखिए लास्ट टॉपिक इसका देखिए, वर्चस्व से कैसे निपटे, यानी कि जो अमेरिका का दबदबा है उसे कैसे कम किया जाए और उसे कैसे रोका जाए। तो देखिए भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की संभावना है। अगर ये कहा जाता है कि भारत, चीन और रूस तीनों मिल जाएं, तीनों एक साथ मैदान में उतरे तो वो अमेरिका को हरा सकते हैं, अमेरिका को वो रोक सकते हैं। लेकिन ये हो पाना असंभव है, क्योंकि इनमें से दो देश तो एक साथ है लेकिन तीसरा देश साथ नहीं है, और तीसरे देश का भरोसा भी नहीं किया जा सकता। परंतु इन देशों के बीच आपसी मतभेद और इन विभेदों के रहते अमेरिका के खिलाफ इनका कोई गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें आपसी झगड़े होते रहते हैं। ये खुद ही अपने नहीं हैं तो ये अमेरिका के साथ क्या लड़ेंगे।
यह चुनौती स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन तथा जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुत होगी। ये कहा जाता है कि ये जो चुनौती है ये स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन और जनमत की आपसी मेल से प्रस्तुत होगी। अगर इन तीनों देशों को मिलाना है तो ये जनता का काम है, ये इनकी तीनों देशों की जनता इन्हें मिला सकती है, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि अगर दो देश मिल सकते हैं, अगर भारत और रूस भी मिल सकता है, चाइना और रूस भी मिल सकता है, लेकिन भारत के साथ ना चाइना आना चाहेगा और चाइना के साथ ना ही भारत जाना चाहेगा। आप देखते हो कि आए दिन चाइना कुछ ना कुछ भारत का नुकसान करने में ही रहता है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपने सेकंड चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। और थैंक यू, धन्यवाद।